हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम और इस लेक्चर में प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो हम आप बात करेंगे फोर्थ सेक्शन के बारे में। एंड इसमें हम बियॉन्ड बर्थ एंड रिसोर्सेज स्टेटस, ये जो हमारा कोर टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे। आप जैसे मेरा लेक्चर अगर फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा मैं एक वीडियो में एक सब टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं दो सब टॉपिक कवर करूंगा क्योंकि छोटे छोटे हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो बियॉन्ड बर्थ एंड रिसोर्सेज स्टेटस डिस्कस करेंगे, फिर एक और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम बिगिन करते हैं। आपका कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करना शुरू करते हैं इसमें। और एनीवेज, एक चीज है, जैसे बॉक्सेस वगैरह आते रहते हैं, इसका आप अगर आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या, आपको क्या लगता है इसका पॉइंट ऑफ व्यू, तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं rather देन वो बॉक्स पढ़ने से। डू यू थिंक दैट दिस एपिसोड सजेस्ट दैट वाइफ्स कुड बी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स? तो फ्रेंड्स, मे बी आजकल अगर आप देखें तो काफी रूरल एरियाज में और काफी अर्बन एरियाज में भी ऑल्सो ये तो बात काफी सच मानी जाती है, पैट्रियार्की का इम्पैक्ट की वजह से। तो क्या पुराने जमाने में भी ऐसा था? तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, द्रौपदी सपोज टू हैव asked Yudhishthir whether he had lost himself before staking her. Two contrary opinions were expressed in response to this question. One, that even if Yudhishthir had lost himself earlier, his wife remained under his control, so he could stake her. Right? तो अगर युधिष्ठिर अपने आप को लॉस कर गए थे, मतलब शर्त जो हुई थी दुर्योधन के साथ, पांडवज और कौरवज के बीच, ये उसका इंसिडेंस है। अगर आपको इस इंसिडेंस के बारे में नहीं पता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़ लें। वैसे तो बहुत ही कॉमन इंसिडेंट है, सबको पता होना चाहिए वाला, जिसमें थोड़ा सा बैट टाइप का हो गया था, बैटिंग स्टार्ट हो गई थी, है ना? तो इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, क्या युधिष्ठिर, तो इवन इफ युधिष्ठिर हैड लॉस्ट हिमसेल्फ अर्लियर हिज वाइफ रिमेन अंडर हिज कंट्रोल, तो उनकी वाइफ जो है वो उनके कंट्रोल में रही। सेकंड, टू दैट एन अनफ्री मैन युधिष्ठिर वाज when he had lost himself could not stake another person। तो यहाँ पे तो दे रखा है कि पहले पॉइंट में दे रखा है कि युधिष्ठिर अपने had lost himself earlier, his wife remained under his control। तो मतलब अगर युधिष्ठिर ने अपने आप को लॉस कर गए हैं शर्त में, है ना, तो वाइफ तो उनकी अब उनके कंट्रोल में रही, तो उनको भी वो बेट में लगा सकते थे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि युधिष्ठिर जो है वो तो फ्री है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बैटिंग में हार चुके हैं, है ना, वो अनफ्री मैन है। तो वो द्रौपदी को स्टेक पे नहीं कर सकते, ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। द मैटर रिमेन अनरिजॉल्व्ड अल्टीमेटली एंड धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड टू द पांडवास एंड द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम। तो ये फाइनली ये हुआ था, लेकिन इन पे जो है अल्टीमेटली पता नहीं चल पाया। मतलब ये आप जैसे ये बुक्स है ना, महाभारत, रामायण, या और भी पुरानाज हो गई या और भी हिस्टोरिकल बुक्स हो गई, इसमें कंक्लूसिव आंसर नहीं होते, ठीक है? इसके साथ साथ एक और चीज आपको याद रखनी है, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, स्पेशली एंशियंट इंडिया के बारे में, वैसे तो पूरी हिस्ट्री के बारे में ट्रूथ है, लेकिन एंशियंट इंडिया के बारे में बिल्कुल ट्रूथ है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होते, ठीक है? आपको अपना आंसर जो है मे, कुड, वुड, माइट, ऐसे करके एंड कर देना चाहिए, ठीक है? एग्जैक्ट कंक्लूजन मत दिया करो कि ये चीज, हाँ जी, वाइफ जो है वो उनके कंट्रोल में है, वाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स वाइफ उनके कंट्रोल में है, अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स वाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे आंसर्स आपको देने चाहिए, राइट? तो आपको आई होप इससे थोड़ा सा इसमें बता पाए हो। देखो, युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को भी मतलब बैटिंग पे लगा दिया, तो इसका मतलब वो समझते ही हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, राइट? तो कह सकते हैं कि वाइफ्स कुड बी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। आपका क्या मानना है इसमें? ये आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये तो मैंने अपना पर्सनल व्यू बताया। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम फ्रेंड्स रिसोर्सेज एंड स्टेटस के बारे में। एंड इकोनॉमिक रिलेशंस तो हमने अच्छे से चैप्टर 2 में दे रखे हैं, और आपने देखा होगा कि स्लेव्स, लैंडलेस, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फॉक, पेस्टोरलिस्ट, पीजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्टमैन, मर्चेंट, किंग इमर्ज्ड एज सोशल एक्टर्स। मतलब बहुत सारी क्लासेस आ गई, बहुत सारी क्लासेस आ गई, ठीक है? हाँ, वो कास्ट से भी एसोसिएटेड थी, लेकिन काफी सारी क्लासेस आ गई थी। देयर सोशल पोजीशंस आर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जिसके पास ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो ज्यादा अमीर है, सिंपल सी बात है। और जनरली देखा गया था कि जिनकी कास्ट हाइयर है उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होते थे। Here we will examine social implications of excess of resources। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं तो इस पे आपका सोशल इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ महाभारत की बात दे रखी है, ठीक है?
Duryodhan invited Yudhishthir to a game of dice. The latter, who was deceived by his rival, staked his gold, elephants, chariot, slaves, army, treasury, kingdom, property of his subjects, his brothers, finally himself, and lost all. Then he staked their common wife Draupadi also. तो यहीं पे ये वाला कॉमन स्टेटमेंट दे रखा है कि जब युधिष्ठिर अपने आप को भी लॉस कर गए तो क्या वो अपनी वाइफ को स्टेक पे लगाने की पोजीशन में थे या नहीं थे, तो ये यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ये इंसिडेंस है। और ये वाला इंसिडेंस तो आपको पता होगा, है ना, काफी कॉमन इंसिडेंस है, नहीं पता तो जरूर पढ़िए, तो बहुत ही कॉमन इंसिडेंस है, ठीक। तो ये तो एक महाभारत की स्टोरी दे रखी है। आपने इस चैप्टर में एक चीज रियलाइज की होगी, महाभारत का रेफरेंस दे रखा है समझाने के लिए, चीजें समझाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, मतलब जेंडर्ड वर्ड जब आता है तो थोड़ा फीमेल से एसोसिएटेड बातें ज्यादा आती हैं। देखते हैं कि मेल का पोजीशन क्या है, फीमेल की पोजीशन क्या है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र या धर्म सूत्र था, बहुत ही पॉपुलर है ना, 200 बीसी से लेके 200 एडी के बीच में लिखा गया था। The paternal estate was to be divided equally among sons after the death of the parents. तो ये मनुस्मृति कहती है with a special share for the eldest। तो याद रखिए, हमेशा याद रखो कि हिंदू रिलीजन में अगर कहें या ब्राह्मणिकल रिलीजन में अगर हम कहें, तो देखिए मनुस्मृति बड़ी कॉमन सी बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर बुक है। तो आप कह सकते हो कि हिंदू रिलीजन या ब्राह्मणिकल रिलीजन में जो एल्डेस्ट सन होता है वही किंग बनता है, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। लेकिन मुस्लिम्स में, इस्लाम में लिखा हुआ है कि इक्वली डिवाइड करो अपने बच्चों में। इसलिए आपने देखा होगा कि मुस्लिम्स में मेडिवल इंडिया में हमेशा फाइट होगी, हमेशा, ठीक है। और हिंदूज में एल्डेस्ट सन को, लेकिन काफी बार वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि यार एल्डेस्ट सन को सारा का सारा क्यों दें। उसके साथ यहाँ पे लिखा है वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। इसको आप याद रखो, इस पॉइंट को आप याद रखो कि वुमेन को कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स हमें यहां से ये क्लियर हो गया है कि वुमेन का हक नहीं होता था, मतलब आप कह सकते हो कि वाइफ्स का हक नहीं होता था, बेटियों का हक नहीं होता था प्रॉपर्टी में। ये एज पर मनुस्मृति, एज पर मोस्ट धर्मशास्त्र धर्मसूत्र लिखा गया है, राइट। हाउएवर, ये लेकिन याद रखना आप, ये जो क्रिटिकली अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए या कुछ और पॉइंट्स भी आपको देने हो, वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ऑकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्री धन, ठीक है, जिसको वुमेन वेल्थ भी कहा जाता है। स्त्री धन तो शायद ये वर्ड्स आपने नॉर्थ इंडिया में सुने होंगे। तो ये वुमेन की वेल्थ माना जाता था, और ये दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम। तो स्त्री धन जो है एक मदर अपनी बेटी को या अपने बच्चों को या किसी को भी पास कर सकती है, राइट। At the same time, the Manu Smriti warned women against hoarding family property or even their valuables without the husband permission। तो ये भी देखिए, यहाँ एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो गई। देखिए, एक तो यहाँ पे जनरली जो ट्रेडिशन था वो ये था कि वुमेन जो है अपना स्त्री धन है वो पास कर सकती है अपने बच्चों को विदाउट दी हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। एक तो ये चीज है। एट द सेम टाइम मनुस्मृति ने एक वार्निंग दे रखी है वुमेन को कि आपको फैमिली प्रॉपर्टी छुपा के नहीं रखनी है, और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट दी हस्बैंड परमिशन। तो हस्बैंड की परमिशन चाहिए होगी। देखिए मनुस्मृति में आपको जो चीजें दिखेंगी ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई चीज कोई आदमी बुरा ना माने, कोई भी सेंसिटिव इशू तो है ही है। मनुस्मृति में आपको ये दिखेगा कि ब्राह्मण्स के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है बाय मनु, पूरा आपको ब्राह्मण्स के पर्सपेक्टिव में दिखेगी। और आपको थोड़ा इसमें, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा, पूरा ही पैट्रियार्की ही दिखेगा हर जगह। तो आप इस बुक को कह सकते हो कि एंटी कास्ट, ठीक है, मतलब एंटी लोअर कास्ट कह सकते हो, या आप कह सकते हो एंटी वुमेन, बिल्कुल ऐसी है। आपको कभी भी कंट्रोवर्सी हो तो ये याद रखो कि इसमें सारी बातें वुमेन के अगेंस्ट लिखी, ये नहीं। और काफी जगह पे आप ये भी देखोगे कि और भी चीजें लिखी हुई है, आपको कई और बुक्स पढ़ोगे तो, सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो इसलिए मनुस्मृति को आप देखते होंगे कि काफी लोअर कास्ट जो है लोग वो जला भी देते हैं। तो ये सब चीजों से हमें पता चलता है क्यों ऐसा है, राइट। तो मनुस्मृति में ये बात है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था प्रभावती गुप्ता के बारे में, राइट, जो गुप्ता एम्पायर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त 2 की बेटी थी या चंद्रगुप्त 1 की बेटी थी, किसकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। तो इनकी वकाट का किंगडम में शादी हुई थी, वकाट का किंगडम में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो प्रभावती गुप्ता एक क्वीन की तरह ही एक्ट करी थी।
However, cumulative evidence, both epigraphic and textual, suggests that while upper class women may have had access to resources, land, cattle, and money, were generally controlled by men. ठीक है, तो एक्सेस है रिसोर्सेज का, लेकिन कंट्रोल फाइनल जो है वो मर्दों के हाथ में है. इन अदर वर्ड, सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर शार्पन्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज. ठीक है, तो दे मे हैव हैड एक्सेस टू मे, लेकिन जनरली कंट्रोल फाइनल मैन के हाथ में ही था. और आप समझ सकते हो, जिसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल है, जिसके हाथ में रिसोर्सेज का कंट्रोल है, फाइनल वही ऊपर रहेगा. तो इसी से आपको दिखेगा कि एंशियंट में और फिर मेडिवल एज में मैन जो है फार 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 ग्रेटर देन हो गए वुमेन. दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर अपर क्लासेस. व्हाई? बिकॉज लोअर कास्ट में तो क्या होता था, लोअर कास्ट में तो वुमेन जो थी वो भी काम करती थी. ठीक है, वुमेन भी जो थी वो भी काम करती थी, शूद्र वुमेन सर्विस वगैरह दे रही थी, वैश्या वुमेन भी काम करती थी. ठीक है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय में आप जो नोटिस करोगे, मैन ही सब चीजें कंट्रोल करते थे, वही चीज डिसाइड करते थे. जैसे आप देखते होगे, तीर कमान चलाना है, आर्चरी करनी है ना, वो सब मैन करते थे, वुमेन नहीं करती थी. तो आपको दिखेगा कि अपर कास्ट में ब्राह्मण क्षत्रिय में वुमेन की पोजिशन काफी लोअर थी देन कंपेयर्ड टू देयर करस्पॉन्डिंग ब्राह्मण वुमेन, सॉरी ब्राह्मण मैन, ब्राह्मण वुमेन. अगेन लेट मी रिपीट इट. तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में जो मैन की पोजीशन थी वो फार ग्रेटर थी देन ब्राह्मण वुमेन एंड क्षत्रिय वुमेन, राइट. लेकिन वैश्य और शूद्र में आपको दिखेगा कि मैन और वुमेन की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम थी. क्यों? क्योंकि दोनों काम करते थे. एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए कि फाइनेंशियल अगर आपके पास इंडिपेंडेंस होगी तो आप इक्वल रहोगे लाइफ में. इसलिए कहा जाता है मेहनत करो आगे बढ़ो, है ना. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे. आजकल आप देख रहे हो जैसे वुमेन की जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है, दे आर स्ट्रॉन्ग, राइट. यही चीज है. आप जैसे जैसे देख रहे हो शूद्रास की एंड वैश्यास की, वैश्यास तो अब मतलब छोटा कहना ही गलत है. और भी कोई भी देख लो, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, जिनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जिनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज है, वो अच्छा कर रहे हैं. और जिनके पास नहीं है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो यही चीज है, आपको यहाँ पे यही चीज दिखेगी कि अर्ली वैदिक पीरियड के बाद, अर्ली वैदिक पीरियड में तो वुमेन की पोजीशन ठीक ठाक थी, अच्छी थी, सभा समिति की मेंबर भी हुआ करती थी. लेकिन आपको उसके बाद दिखेगा कि इनकी पोजीशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, मेडिवल टाइम तक बहुत ही कम हो जाएगी, राइट. हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ? तो ये बॉक्सेस पढ़ते रहा करिए, इससे आपको आइडियाज लगते जाते हैं, इसमें ज्यादा आपको लेकिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है. फॉर मैन, मनुस्मृति डिक्लेयर्स देर आर सेवन, देर आर सेवन मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ. एक तो इनहेरिटेंस, एक फाइंडिंग आपको ढूंढने से मिल गया, एक परचेस, एक कंक्वेस्ट, है ना, इन्वेस्टमेंट, वर्क, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम गुड पीपल. फॉर वुमेन देर आर सिक्स मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ. एक है व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर और द ब्राइडल प्रोसेशन, तो मतलब शादी में जो मिला, और एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन जो मिला, व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, mother, or father. She could also acquire wealth from any subsequent gift and whatever her affectionate husband might give her. तो आप देखो यहाँ पे जो चीजें कोई दे रहा है वुमेन को, ठीक है, कोई वुमेन को दे रहा है. यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच द मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ. तो मैन तो अर्न कर रहे हैं, उनके पास तरीके हैं, वुमेन को तो हर कोई गिफ्ट ही दे रहा है, कुछ ऐसे दे रहा है. तो आपको ये चीजें दिख रही होंगी मनुस्मृति में, ये दे रखी है. इसको, ये जो पॉइंट है स्टार मार्क कर लो, इसको अपने एग्जाम में एग्जांपल्स की तरह भी लिख लो. ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है. कुछ बॉक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये बॉक्स है इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं होते मेरे कहने का मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है. वरना एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस. देखिए काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं आप वरना वरना बोलते हो यार, मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया में ही हो तब भी वरना बोलते हो. हिंदी में वर्ण बोला जाता है, लेकिन सिर्फ ये इंग्लिश है तो वरना बोल रहा हूँ. प्रोनाउंसिएशन पे आप इतना फोकस ना करें, समझ में सब आना चाहिए, राइट. वरना इसको वर्ण बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश से इंग्लिश में तो वर्ण या वरना कहते रहूंगा. और काफी बार ऐसा भी हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ चीजों में गलत हो, जिसमें आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, राइट. चलिए, according to Brahmanical text, another criterion apart from gender for regulating access to wealth was varna.
ठीक है, वर्ण के हिसाब से आपके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज होंगे। एक तो आपके जेंडर के बेस पे था कि अगर आप मर्द हो तो आपके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। एक और है वर्ण। एज वी सॉ अर्लियर, द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब फॉर शूद्रास वाज सर्विट्यूड, व्हाइल अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस वर लिस्टेड फॉर मैन ऑफ द फर्स्ट थ्री वर्णास। तो आप देख सकते हो कि शूद्रास को तो एक काम दे रखा है, बस सर्विस करो। बाकी तीन वर्ण वर्ण की, क्षत्रिय की, ब्राह्मण्स की, वैश्य की। Kings are almost invariably depicted as wealthy. Priests are also generally shown to be rich, though there are occasional depictions of the poor Brahman. But generally आप देखोगे कि kings जो क्षत्रिय थे, priest जो ब्राह्मण थे, उनकी पोजीशन अच्छी थी। At another level, even as the Brahmanical view of society was codified in Dharma Sutras and Dharma Shastras, other traditions developed critics of the Varna order. Some of the best known of these were developed within early Buddhism. याद रखिए एक चीज कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट काफी क्रिटिसाइज करेंगे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को, काफी कंट्रोवर्सी होगी। और हमेशा आपको दिखेगा कि बुद्धिस्ट विल स्पीक अगेंस्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण्स विल स्पीक अगेंस्ट बुद्धिस्ट। हाँ, जैन भी था, जैन रिलीजन भी था, लेकिन जैन के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो इतने कंट्रोवर्शियल नहीं है। दे आर नॉट दैट मच अगेंस्ट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो काफी अगेंस्ट है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के। Buddhists recognized that there were differences in society, but they did not regard these as natural or inflexible. Buddhist text क्या थे? बुद्धिज्म इसलिए ही बड़ा तेजी से आगे बढ़ा। बुद्धिस्ट कहता था ये नेचुरल डिफरेंसेस नहीं है, ये तो क्रिएट किए गए हैं सोसाइटी में। और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते थे भाई ये तो गॉड का ऑर्डर है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते थे, मनुस्मृति कहती थी ये तो गॉड का ऑर्डर है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। शूद्र को सबको सर्व करना है, तो गॉड का ऑर्डर है। बुद्धिस्ट ऐसा नहीं कहते थे। बुद्धा तो ये भी कहते थे गॉड है या नहीं है। बुद्धा इसमें साइलेंस में चले जाते थे, बुद्धा ने इसका कोई आंसर ही नहीं दिया, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि बुद्धिस्ट काफी अच्छी बात कहते थे। ये बोलते थे सोसाइटी इगैलिटेरियन है, लार्जली इगैलिटेरियन मतलब सब एक बराबर है, और जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में वो क्रिएट किए गए हैं किसी के बारे। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू द स्टेटस ऑफ द बर्थ, टू द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मतलब वो कहते थे कि बर्थ के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से ऊपर रहेंगे, या वैश्य से ऊपर रहेंगे, या शूद्र से ऊपर रहेंगे, राइट। ये आपको याद रखना होगा। वेल्दी शूद्र, यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली नोन एज मजहिमा निकाया। तो निकाया जहाँ पे वर्ड यूज हो ना कभी भी, ऐसे काफी सारे हैं, वो मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ऐसे याद रख लो। एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी। ये टेक्स्ट किसका है? बुद्धिस्ट है, जैनिज्म है, सिख है, ब्राह्मणिकल है। आंसर क्या होगा? बुद्धिज्म। इज अ पार्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन अ किंग नेम अवंती पुता एंड अ डिसिपल ऑफ द बुद्धा नेम्ड कच्छन्ना, कच्छन। While it may not be literally true, it reveals Buddhist attitude towards वर्ण। तो ये जो टेक्स्ट है हमें एटीट्यूड बता देते हैं। ये देखो, यहाँ कच्छन ने replied, what if a Shudra were wealthy? Would another Shudra or a Kshatriya or a Brahman or a Vaishya speak politely to him? तो अवंती पुत्र बताते हैं। तो यहाँ पे डायलॉग दे रखे हैं किसके बीच में? अवंती पुत्र के बारे में, किंग है, और एक डिसिपल ऑफ द बुद्धा है नेम कच्छन, ठीक है। तो अवंतिपुत्र रिप्लाइड दैट इफ अ शूद्रा हैड वेल्थ, इसको ध्यान से पढ़ो, मैं बाकी सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहा। इफ अ शूद्रा हैड वेल्थ और कॉर्न और गोल्ड और सिल्वर, ही कुड हैव as his obedient servant another shudra to get up earlier than he, or to get rest later to carry out his orders, to speak politely, or he could even have kshatriya, brahman और वैश्य as his obedient servant। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें देखिए क्या पता चल रहा है कि अगर शूद्र के पास पैसे हैं तो वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य को भी सर्वेंट की तरह रख सकते हैं। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट कह रहे हैं। ऐसी बात ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दूर दूर तक नहीं कहेंगे, दूर दूर तक। कच्छन आस्क्ड, दिस बीइंग सो, आर दीज नॉट फोर वर्न्स exactly the same? Avanti Putta, जो किंग है, considered that there was no difference among the वर्न्स on this count। ठीक है, पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सीधी सीधी बात है ना। इसलिए बुद्धिज्म बड़ा तेजी से आगे बढ़ा और खत्म भी हो गया। इसके मल्टीपल रीजंस है। रीड अवंती पुता's फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन। व्हाट आर द आइडियाज इन इट that are exactly derived from Brahmanical texts and traditions? Can you identify the source of any of these? Work according to this text explains social difference। तो इसके बारे में आप आंसर देने की कोशिश करें कि अवंती पोता का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आप देखो।
जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, अवंतिपुता आस्क्ड Achan what he thought about the Brahmins who held that they were the best caste and that all these castes were low, all other castes were low, that Brahmins were fair caste while other castes were dark, that only Brahmins were pure, not non-Brahmins, that Brahmins were sons of Brahma, born of his mouth, born of Brahma, formed by Brahma, heirs to Brahma. तो इसके बारे में जो अवंतिपुता ने बोला है, इसके बारे में आप बताओ. What are the ideas in it that are derived from the Brahmanical text? Can you identify the source of any of these? तो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास, मनुस्मृति इसके सोर्स है. और what according to this text explain the social difference? ठीक है, तो इसके बारे में आप आंसर करने की कोशिश करो. मैं इसका आंसर आपको ओपन छोड़ रहा हूँ, ओपन आपकी इमेजिनेशन पे. ठीक है. An alternative social scenario, sharing wealth. So far, we have examined situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. However, there were other possibilities as well. Situations where men who were generous were respected, while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised. तो जो लोग अच्छे थे, जो दान प्रदान करते थे, उनको काफी रिस्पेक्ट दी गई है, बाकियों को रिस्पेक्ट नहीं दी गई है. One area where these values were cherished was ancient Tamilakam, where we saw earlier chapter 2 में there were several chieftains around 2000 years ago. संगम लिटरेचर हुआ था. ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया में इन एंड अराउंड पांड्या किंग थे, उनके पैट्रोनेज में हुआ था संगम लिटरेचर. वहां पे काफी सारी बुक्स लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट, वहां से काफी सारे टेक्स्ट उठाए गए हैं. संगम मतलब पोएट्स की बातें, मतलब पोएटिक बातें होती थी. ठीक है. Among other things, the chiefs were patrons of bards and poets who sang their praise. Poems included in the Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic differences. तो ठीक है, संगम जो है वो पोएम है, लेकिन उसमें काफी सारी सोसाइटी के बारे में चीजें बताई गई हैं. इसलिए संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है साउथ इंडिया की हिस्ट्री के लिए, और वन ऑफ द ओनली सोर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज है. रिलेशनशिप सजेस्टिंग दैट व्हाइल देयर वर differences between rich and poor, those who controlled the resources were also expected to share them. तो संगम लिटरेचर में ये चीजें बताई गई हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है उनको शेयर भी करना है, उनको शेयर भी करना है. ठीक है. तो आपको दिखेगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में काफी डिफरेंसेस हैं. साउथ इंडिया में इनिशियली संगम लिटरेचर जब था ना, संगम जब लिटरेचर था, तो कास्ट में डिवाइडेड ज्यादा नहीं थे. दो ही कास्ट मेनली आप कह सकते हो, ब्राह्मणिकल एंड अदर्स. तो ब्राह्मण्स थे और अदर्स थे साउथ इंडिया में. ये चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ स्कोप है दिस बुक के, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है. ठीक है. और संगम लिटरेचर में कहा गया है ये बातें कि जिनके पास पैसे हैं वो शेयर करो. राइट. द पुअर जेनरस चीफ, तो एक चीफ के बारे में बताया गया. इन दिस कंपोजिशन फ्रॉम द पुरानारुडु, वन ऑफ द एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स ऑफ द तमिल संगम लिटरेचर, फर्स्ट सेंचुरी सी में कंपोज किया. बार्ड डिस्क्राइब्स हिज पैट्रन टू अदर पोएट दस: he does not have the wealth to lavish on others every day, nor does he have the pettiness to say that he has nothing or to refuse. ये सब चीजें बातें की गई हैं. And will say to that man of power hand, shape me a long spear of forward, one that has a straight blade. तो मतलब यहाँ पे ना आपको दिखेंगी कि इसकी स्टोरी को पढ़ोगे तो he doesn't have the wealth to lavish on others every day, nor does he have the pettiness to say that he has nothing or so refuse. He lives in Irantai and is generous. He is an enemy to the hunger of bards. If you wish to cure your poverty, come along with me. Bards whose lips are so skilled, if we request him, showing him our ribs thin with hunger, he will go to the blacksmith of his village and will say to that man of powerful hand, shape me a long spear for war, one that has a straight blade. तो देखिए, आपको एक दो चीजें यहाँ पे समझनी होंगी. एक तो कविताओं के बारे में, पोएम की तरह से लिखा गया है, और यहाँ पे देखो सोसाइटी के बारे में बताया गया है. उसके साथ साथ ये भी बताया गया है, ये जो किंग है काफी जेनरस है, लोगों की हेल्प करता है. और आपको यहाँ पे ये भी दिया गया है थोड़ा, देखो वॉर भी उस टाइम में काफी होती होंगी. ठीक है. इफ वी रिक्वेस्ट हिम, शोइंग हिम आवर रिब्स थिन, मतलब हम अगर बहुत ही ज्यादा पुअर हैं कि हमारी पेट है ही नहीं, हड्डियां दिख रही हैं, he will go to the blacksmith of his village and will say to that man of powerful hand, shape me a long spear for war, one that has a straight blade. तो वॉर में जाएंगे, जीतेंगे, और वेल्थ जो मिलेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. A chief and his follower, स्टोन स्कल्पचर अमरावती में है, ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है ना. ये देखिए, चीफ and his follower. How has the sculpture show the difference between the chief and follower? पता हो कौन है, कौन चीफ है, कौन फॉलोअर है? भाई यही चीफ है, ये फॉलोअर है, छोटा सा दिखाया गया. What are the strategies which the bard uses to try and persuade the chief to be generous?
व्हाट इज द चीफ एक्सपेक्टेड टू डू टू एक्वायर वेल्थ इन ऑर्डर टू गिव सम टू द बार्ड्स? बताओ भाई इसके बारे में, बड़ा अच्छी बात है, बड़े अच्छी चीज है। हाउ डू सोशल रिलेशनशिप्स ऑपरेट इन प्रेजेंट डे सोसाइटीज? आर देयर एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस विद पैटर्न्स ऑफ द पास्ट? आज भी बोला जाता है शेयर करो, अमीर लोगों को शेयर करना चाहिए। कुछ चीजें लेकिन चेंज भी हो गई हैं आज। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब आप ये पढ़ रहे हैं थोड़ी सी ना इंग्लिश अच्छी करनी होगी आपको ये पढ़ने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स दी गई हैं जिसके मैंने मीनिंग ही नहीं बताया। बार्ड क्या होता है? यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, हंगर ऑफ बार्ड्स, क्या है इसका मतलब, है ना? तो आपको यहाँ कुछ कुछ चीजें इंग्लिश आपको सर्च करते रहना चाहिए, राइट? ठीक है, तो इंग्लिश आपको अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी में, हिंदी की तो फिर अलग है, ठीक है? फिफ्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम ये खत्म कर देंगे। एक्सप्लेन द सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Buddhists also developed an alternative understanding of the social inequalities and of the institutions required to regulate social conflict in a myth found in a text known as Sutta Pitak. Sutta Pitak बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और दो पीतक कौन से? तो त्रिपीतक होता है बुद्धिज्म में, एग्जाम में भी पूछ लिया था। तो सुत्ता पीतक यहाँ दे रखा है, और दो पीतक कौन से हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। सुत्ता पीतक यहाँ पे दे रखा है, राइट? In a myth found in a text known as Sutta Pitak, they suggested that originally human beings did not have fully developed, fully evolved bodily forms, nor was the world of plants fully developed. All beings lived in an ideally state of peace, taking from nature only what they needed for each meal. तो एक तो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। एक तो देखो सुत्ता पीटक पे कितनी बड़ी बात दी गई है, तो साइंटिफिक बात हो गई ना। सबसे पहले अगर हमने अगर साइंस में पढ़ा हो, डाइवर्सिटी के आपने चैप्टर पढ़े हो क्लास 9 की एनसीईआरटी में, तो आपने देखा होगा कि ह्यूमंस नहीं बने थे। सबसे पहले तो देखो फिश बनी थी, एम्फीबियन, है ना? एम्फीबियन बने और रेप्टाइल्स बने, और वो नेचर से लिमिटेड चीजें ही लिया करते थे। अब आप ये तो ना बोलोगे यार कि प्लांट ग्रीडी है, कभी ये आपने बोला है प्लांट ग्रीडी थोड़ी ना होते हैं? ऐसी एनिमल्स भी ज्यादातर ग्रीडी नहीं होते। हाँ, इंसान ग्रीडी होता है, ह्यूमंस आर ग्रीडी। जैसे जैसे लाइफ फॉर्म बड़ी होती जाती है, दे बिकम मोर ग्रीडी। In a myth found in the text known as Sutta Pitaka, this suggested that originally human beings did not have fully developed bodily forms. इससे मतलब ये बताता है कि हमारी बॉडी फॉर्म ऐसे नहीं थी। Nor was the world of plants fully developed. Plants भी fully developed नहीं थे। तो आपने पढ़ा है हिस्ट्री में भी कि प्लांट जो है, सॉरी हिस्ट्री में नहीं, साइंस में आपने पढ़ा है कि प्लांट जो है पहले छोटे प्लांट्स होते थे, फिर धीरे धीरे बड़े प्लांट आए। पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते थे, फिर मल्टी सेलुलर आए, है ना? धीरे धीरे हमने आगे चल के देखा है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि शुरू में ऑल बीइंग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड। देखिए, जो दुनिया में ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो और थोड़ा समझें, तो ये ग्रीड की वजह से, ग्रीड, ठीक है? जो ग्रीड शुरू में नहीं थी। अब देखो यही चीज दी गई है कि धीरे धीरे ग्रीड बढ़ना ना शुरू हुई। However, there was gradual deterioration of this state as human beings became increasingly greedy, vindictive, and deceitful. This led them to wonder, what if we were to select a certain being who should be wrathful when indignation is right, who should censor that which should rightly be censored, should banish him who deserves to be banished. We will give him in return 2 proportion of the rice chosen by the whole people. He will be known as the Mahasammata, the great elect. Mahasammata. तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स थोड़े ग्रीडी हुए, थोड़ा सा उन्हें अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हम किसी को इलेक्ट करते हैं, ठीक है? हम किसी को इलेक्ट करते हैं, इसको हम टैक्सेस देंगे, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, ये उन लोगों को सजा देगा जिनको सजा मिलनी चाहिए, और ये हमारी टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करेगा, और इसको बोला जाएगा ग्रेट इलेक्ट महासम्मता। तो ऐसे किंग बनने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और ये सब प्रजा हो गई। प्रजा, नॉर्मल पीपल आप लिख सकते हो, कॉमनर्स भी लिख सकते हो, है ना? अलग अलग वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन क्या किस कंटेक्स्ट में आप लिख रहे हो, राइट? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। पहले देखिए सब इक्वल थे, ठीक है? सब इक्वल थे। ऐसा थोड़ी ना होता है, प्लांट का कोई किंग थोड़ी ना होता है, लेकिन आपको दिखा होगा हमें किंग की जरूरत पड़ी, हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ी। This suggests that the institution of kingship was based on human choice, with taxes as a form of payments for services. तो taxes as services rendered by the king. तो king जो है हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस प्रोवाइड करता है, और हम वापस में उन्हें टैक्स देते हैं। आज भी चल रहा है ये, है ना?
At the same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relations. तो जब ये चीजें बनना हुई तो social relations बनना शुरू हुए, economic मतलब ये king जो है economy भी चलाएगा, right? There are other implications as well. For instance, if human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it in future. जो हुआ भी यहाँ आपको दिख रहा है, इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब रिपब्लिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। और काफी बार ऐसा भी होगा कि मोनार्की चलेगी, मतलब किंग अपना खुद राजा होगा, फिर नेक्स्ट जो है राजा हेरेडिटरी होगा, किंग ही बनाएगा अगला राजा। ठीक है, ये भी चलेगा। एक दो चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दूं, जब भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात होगी ना, तो वो ज्यादातर रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। रिपब्लिकन का मतलब होता है कि जो सबकी राजा जो है वो इलेक्टेड है। जैसे इंडिया जो है एक रिपब्लिक है, ब्रिटेन जो है वो एक रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में किंग जो है वो इलेक्ट नहीं होता। क्वीन जो है ब्रिटेन की वो इलेक्ट नहीं होती। आजकल यूएसए के इलेक्शन चल रहे हैं, यूएसए भी रिपब्लिक है क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो रिपब्लिक का ये एक इंपॉर्टेंट मतलब है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमेशा रिपब्लिक की बात करेंगे, क्योंकि बुद्धा भी वहीं से आए थे, एक रिपब्लिक स्टेट से। और ज्यादातर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है वो मोनार्की टेक्स्ट की बात करेंगे। मोनार्की मतलब किंग जो है वो इलेक्ट नहीं है, वो अपनी पावर से बनाए, और नेक्स्ट किंग जो है वो उसका बेटा बनेगा, राइट? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज पता चली कि एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन किंग और पूरे के पूरे जो लोग थे, इनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। और जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो बीच में और भी लोग आएंगे, नॉबल्स आएंगे, किंग के चलाने वाले, फिर और लोग आएंगे, और लोग आएंगे, ऐसे ऐसे सोसाइटी बनी, राइट? ऐसे ऐसे सोसाइटी बनी, और सोशल डिफरेंसेस भी क्रिएट होना शुरू हो गए। क्यों? देखिए, शुरू में तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सब लोग इक्वल है, ठीक है, सब लोग इक्वल है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रीड हुआ है, विंडिक्टिव हुआ है, डिसीटफुल हुआ है इंसान, उसको जरूरत पड़ी है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़े, और इससे सोशल डिफरेंसेस आना शुरू हुए। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी इन इक्वल सोसाइटी बन गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो। आप चाहते हो किसी और तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप लिखें, वो मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा फर्दर लेक्चर्स में। और आप चाह रहे हो कि किसी टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, तो मैं वो अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।